हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर ड्रेनेज और साथ में बायो ड्रेनेज के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशंस के अंदर इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई आते हैं। अब इरिगेशन जो कि पानी देना है, तो ड्रेनेज जो कि एक्सेस पानी को निकालना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं कि भाई इरिगेशन जहां पानी देना है, ड्रेनेज पानी निकालना है, तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसे अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से करने से मतलब ये है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर ड्रेनेज की डेफिनेशन को, कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पानी रुका हुआ है, तो वाटर लॉगिंग का क्या कारण है, कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग को समझेंगे। ससेप्टेबल क्रॉप्स फॉर द वाटर लॉगिंग, इसे जानेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जो कि एक कंफ्यूजन भरा टॉपिक रहता है। जनरली स्टूडेंट्स में हम देखते हैं कि ये टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है उनके दिमाग में, तो इसे आज अच्छे से समझेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से समझ आएंगे। बायो ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ सटीक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो सीधा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल, ड्रेनेज क्या होता है, व्हाट इज ड्रेनेज। देखिए, सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर हम पढ़ के आए थे, कभी इरिगेशन होता है। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर ड्रेनेज है, इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप। क्रॉप में जितना पानी की जरूरत है उससे ज्यादा अगर खेत में है, तो वो एक्सेस जो पानी है उसे हटाना ही क्या है, एक तरह से हम कहेंगे ड्रेनेज कहा जाता है। और एग्रीकल्चर ड्रेनेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे कि इज द प्रोविजन ऑफ सुटेबल सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कराएं जो कि रिमूव करे एक्सेसिव वाटर को, जो कि या तो इरिगेशन के थ्रू आ गया है खेत में, या फिर एक्सेस रेनफॉल की वजह से आ गया है। किसी भी कारण से अगर एक्स्ट्रा पानी एक्सेस में आ गया है जो कि पौधों के लिए सही नहीं है, तो उसे हटाना ही क्या है, उसको हटाने का सिस्टम ही क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो हम कहेंगे फ्रॉम द लैंड सरफेस सो द प्रोवाइड अ सुटेबल सॉइल कंडीशन फॉर द बेटर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए आप जानते हैं फील्ड कैपेसिटी वाला जो पानी होता है वो बेस्ट माना जाता है। इससे ज्यादा पानी सेचुरेशन वाली कंडीशंस भी राइस को छोड़कर, राइस जैसे प्लांट्स को छोड़ा जाए तो बाकी प्लांट के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो इसे हम कह सकते हैं, इसीलिए ड्रेनेज किया जाता है। द रेट ऑफ ड्रेनेज इज अमाउंट ऑफ ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम अ गिवन एरिया इन 24 आवर्स। 24 घंटे में किसी पर्टिकुलर एरिया से जो पानी निकल जाता है, 24 घंटे में किसी पर्टिकुलर एरिया से जो पानी निकल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ड्रेनेज कोफिशिएंट कहते हैं। इसे याद रखेंगे आप। ड्रेनेज कोफिशिएंट की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। ड्रेनेज डिजाइन रेट भी इसे कहा जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे। एक दिन में, दिन मेंशन करना जरूरी है, वन डे, तो यहाँ 24 आवर्स लिखा गया है इसके, तो वन डे के अंदर पर्टिकुलर हेक्टेयर में से कितना पानी निकल गया है, उसे हम ड्रेनेज कोफिशिएंट कहते हैं। इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। पानी रुक जाता है किसी जगह पर, उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, 4 कारण मेन याद रख सकते हैं। पहला कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है जमीन की, जमीन के अंदर पानी जल्दी से मूव कर ही नहीं पाता है। तो अगर 2.5 सेंटीमीटर पर और से भी कम है, तो उसे हम कह सकते हैं वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा हैवी रेनफॉल होते हैं किसी जगह पे, तब ऐसा हो सकता है। सीपेज हम देखते हैं, कोई कैनाल पास से जा रही है, कैनाल से पानी रिसते हुए किसी पर्टिकुलर जगह पर आ रहा है। सीपेज मतलब एक तरह से हम हॉरिजॉन्टल पानी जो है जमीन के अंदर जाते हुए लॉसेस के रूप में देखते हैं पानी को, तो सीपेज कहा जाता है। तो सीपेज के रूप में पानी आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं पास में समुद्र है, तो हाई टाइड्स के फॉर्म में जो है समुद्र का पानी आ जाए, तो उसे हम कह सकते हैं ये पानी के भराव, जल भराव के कारण हो सकते हैं, यानी वाटर लॉगिंग के ये रीजंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि वाटर लॉगिंग हो रही है तो हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, तो इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग को समझना जरूरी है। कि पानी जब ज्यादा भर जाएगा मिट्टी में, तो हवा नहीं होगी। सॉइल के बारे में इतना तो आप जानते हैं कि मिट्टी में जो जगहें होती हैं उन्हें हम पोर्स कहते हैं। देखिए, जहां जहां ये व्हाइट स्पॉट्स हैं वो सॉइल पोर्स हैं। अब सॉइल के अंदर जो पोर में अगर पानी भर जाए, तो फिर सॉइल के अंदर एयर नहीं रहेगी। एयर नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है भाई, है ना। तो वाटर लॉगिंग रिड्यूस द सॉइल एरेशन। एरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मिट्टी से एटमोस्फेयर या एटमोस्फेयर से मिट्टी में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, इसे हम सॉइल एरेशन कहते हैं। तो ये सॉइल एरेशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। देयर इज आल्सो बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन विच इज इंपॉर्टेंट। मेथेन जैसी गैसेस क्या है, प्रोड्यूस होंगी, मेथेन, इथेन, प्रोपेन। जब पानी ज्यादा भर जाता है, पानी भर जाएगा उस कंडीशन में, आप याद रखें, मिट्टी के अंदर एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होंगी। एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की कमी के अंदर जो दूसरी टॉक्सिक गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस जैसे कि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, प्रोपेन, ऐसी गैसेस बनने लगेंगी जो कि
ऑफ कोर्स पौधे के लिए अच्छी नहीं है। ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन इन द रूट जोन अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज आल्सो अफेक्टेड। और पौधे की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है तो वो न्यूट्रिएंट भी अच्छे से नहीं ले पाएगा। इस बातों को आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें ड्यू टू कैपिलरी राइज, अगर मान लेते हैं जो वाटर लॉगिंग हम देख रहे हैं वो एक ना एक वक्त की बात तो सूखेगी। जैसे जितना ज्यादा पानी होगा, जितना ज्यादा सूखता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा, तो जमीन के अंदर जो सॉल्ट है वो उतने ही ज्यादा आएंगे सरफेस पर। हम देखते हैं वो सैलिनिटी कॉज कर सकते हैं, यानी सॉइल को सैलाइन बना सकते हैं, सॉइल टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकती है वाटर लॉगिंग, और साथ में प्लांट के न्यूट्रिएंट के अपटेक को भी कर सकती है। तो ये बात इफेक्ट के रूप में समझ आ गई। अब सटीक बातें याद रखेंगे कि वाटर लॉगिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉब्लम है रिड्यूस्ड ओडीआर। जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। क्या होती है ओडीआर, मैंने आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से समझाया है। एक बार वापस ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि याद कर लो, रिवाइज कर लेना। ओडीआर की यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, सेकंड नहीं होता, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है इसके अंदर। और अलग अलग हम देखते हैं क्रॉप्स की ओडीआर मैंने रिप्रेजेंट करी है। पी की इरिगेटेड कंडीशन में सबसे ज्यादा मानी जाती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब तरह की अच्छे से डिटेल में बातें जानना चाहें तो एक वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं इसके ऊपर, तो वो जरूर देखेंगे आप। और वाटर लॉगिंग के अंदर जो पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो -250 से -300 मिली वोल्ट तक जाता है। ठीक है, ये अगर आपको इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं रिडक्शन ऑक्सीजन का H2O में होना, नाइट्रेट का नाइट्रोजन में होना, इस तरह के कई सारे रिडक्शन होते हैं सबमर्ज्ड, यानी पानी जहां भरा हुआ है सबमर्ज कंडीशन के अंदर, तब उनके अलग अलग रिडॉक्स पोटेंशियल होते हैं। तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल्स जो है सबके अलग अलग याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो ये सीक्वेंस एटलीस्ट याद रखें कि सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, उससे कम किसका है, नाइट्रेट के लिए, उससे कम किसका है, मैंगनीज, फेरस, सल्फर, कॉपर, और नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये सीक्वेंस भी याद करने की कोशिश करें। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये है कि डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस, ये क्वेश्चन स्पेशल पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि राइस के अंदर नाइट्रोजन का लॉस किस फॉर्म में होता है, याद रखना डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं यहाँ। ठीक है, डन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जहां पानी ज्यादा रुका होता है वहां पे एक्यूओची डिजीज होती है। एक्यूओची डिजीज का नाम बहुत ज्यादा फेमस है ना, एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहेगा। एक्यूएची डिजीज क्या होती है, एक्यूएची डिजीज का मतलब यही है कि जब पानी रुक गया है तो वहां H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण राइस के अंदर जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं, रूट्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है तो उसे हम एक्यूएची डिजीज कहते हैं। याद रखना H2S के ज्यादा होने के कारण। ओके, यहाँ वैसे फेरस की कमी भी बताई जाती है। चलो खैर, जहां पानी रुका होता है वो जमीन जो है वो ग्रेइश, या हम कह सकते हैं ब्लू ग्रे सी हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम ग्लेइजेशन कहते हैं। याद है, नहीं याद तो अभी याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल साइंस की जेआरएफ एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, 3 बार मुझे लगता है लगातार आ चुका है, आता रहेगा। याद रखना ग्लेइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर लॉगिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग से जो भी बातें इंपॉर्टेंट हो रही थी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ससेप्टेबल क्रॉप्स की बात करें, कौन सी क्रॉप्स जो है को प्रॉब्लम हो सकती है, राइस, शुगर केन, ढेंचा, ज्वार, अरहर, कॉटन, मेज, ये सभी टॉलरेंट मानी जाती हैं। बरसीम, टोबैको, बीन्स, टोमेटो, लुसन और फ्रूट ट्रीज जो है ये ससेप्टेबल मानी जाती है, इनको डर लगता है। मतलब बरसीम, टोबैको, बीन्स, टोमेटो, इन क्रॉप्स के अंदर पानी अगर रुकेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जो हेडलाइट हाईलाइट कर रखी है कि फ्लावरिंग स्टेज इज द मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज ऑफ द प्लांट्स टू द वाटर लॉगिंग, याद रखना। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ें क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो फटाफट कवर करते हैं। ड्रेनेज नीड्स ऑफ क्रॉप, सबकी अलग अलग ड्रेनेज नीड्स हो सकती हैं, याद कर पाए तो अच्छी बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईलाइट करी हुई है, उन्हें जरूर फोकस कर लेना। नेक्स्ट हम देखें, ड्रेनेज का एक क्लासिफिकेशन भी बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं वाटर टेबल क्या होती है। वाटर टेबल का मतलब समझते हैं, आप कहेंगे नहीं समझते हैं तो आपको कुछ दिखा देते हैं, ऐसा तो आप समझते होंगे मुझे लगता है, पर फिर भी मेरे मन की तसल्ली के लिए अगर आपको बताऊं कि अगर इस तरह का रूट जोन है, रूट जोन के भी नीचे के अंदर हम देखते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो उसे पर्टिकुलरली हम एक तरह से वाटर टेबल कह देते हैं। तो ये जो वाटर टेबल है ये ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा ये ऊपर होगी वो उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी के बिहाफ पे ड्रेनेज का एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो आप याद रख सकते हैं कि ये अगर वाटर टेबल जो है वो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर से भी नीचे है तो इट्स अ गुड थिंग। 120 से 200 सेंटीमीटर के अंदर है तो उसे फेयर माना जाता है, 90 से 120 है तो उसको पुअर माना जाता है, 90 से भी ऊपर आ गई है, 90 सेंटीमीटर से भी ऊपर आती जा रही है वाटर टेबल, इस कंडीशन में ड्रेनेज अच्छा नहीं है, मतलब वेरी पुअर ड्रेनेज है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज की बात करूं, 2 मेन टाइप्स होते हैं, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सब सरफेस है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट यही है इस वीडियो का। कंफ्यूजिंग नहीं कहूंगा, मतलब जो मैं देखता हूँ और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इस
टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से याद रखना सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज क्या है। सरफेस नाम बताता है कि पानी ऊपर ऊपर सरफेस के ऊपर है, उसको हटाना है, उसे सरफेस ड्रेनेज कह दिया। अब हटाना कैसे है, जब ये जो जमीन है वो थोड़ी सी टिल्ट कर दें हम, है ना, थोड़ी ढलान हो उस पर तो बेहतर होगा। तो इस तरह की अगर यहाँ स्लोप होती है तो पानी को निकाल पाना आसान हो पाएगा, तो इसे सरफेस ड्रेनेज कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलो इससे पहले मैं आपको बताऊं सरफेस ड्रेनेज क्या, इसके फायदे क्या नुकसान। फायदों में तो इतनी सी बात है कि भाई थोड़ा सस्ता होता है और डिफेक्ट अगर किसी जगह पे है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन नुकसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सम लैंड इज वेस्टेज अक्रॉस, इस तरह की जो हम देखेंगे ये नालियां कह सकते हैं, या हम कहें डिच, जिसे डिच कहा जाता है। तो फील्ड डिचेस जो बनाई जाती हैं इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से पानी जाएगा तो इस जगह पे तो कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते हम, तो ये लैंड वेस्ट हो जाएगी हमारी। तो ये लैंड वेस्ट हो जाती है, इंटर कल्टीवेशन प्रॉब्लम, इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के अंदर प्रॉब्लम होती है, पीरियोडिकली डिसिल्टिंग करनी पड़ती है, या मिट्टी जम जाए इनके अंदर तो डिसिल्टिंग करनी होती है, हैवी वीड्स ग्रोथ हो जाती है इनमें, रोडेंट्स फार्म एनिमल्स वगैरह है तो वो खराब कर देते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स को। तो ये सारी चीजें जो है वो डीमेरिट्स के रूप में भी इसे याद रखें। अब जो भी ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसके अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स की भी टाइप्स हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि सरफेस ड्रेनेज के 3 मेन टाइप्स। पहला टाइप ऑफ फ्लैट एरियाज, जब स्लोप 2% से, जब स्लोप बताई थी स्लोप 2% से अगर कम है तब उस कंडीशन में कौन सा ड्रेनेज काम में लेना है। इंटरसेप्शन सिस्टम काम में लेते हैं जब 2% से ज्यादा होती है स्लोप। एक होता है रैंडम सिस्टम, रैंडम तो नाम से समझ आता है वैसे तो, फिर भी मैं आगे बताऊंगा। चलो, तो जो अगर 2% से अगर कम स्लोप होती है तो उस कंडीशन में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक है स्मूथिंग या ग्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए फील्ड को एक लेवल में कर देना, यानी एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कराना, इसे हम कहते हैं स्मूथिंग। दूसरा है, स्मूथिंग का मतलब समझ आ गया आपको, जैसे कि ये फील्ड दिया है तो इसके अंदर यहाँ से बंदा स्टार्ट हो और इस तरह के पैटर्न को फॉलो करे, तो वो इस तरह के फील्ड को अगर सपाट कर दे, प्लेन कर दे, तो उसे हम कहते हैं स्मूथिंग। दूसरा है फील्ड डिचेस सिस्टम, यानी नालियां बनाना फील्ड के अंदर। ये तो क्या किया, फील्ड एकदम सपाट करने की कोशिश की गई है ताकि अगर एक्सेस पानी हो तो वो इधर उधर निकल जाए। लेकिन दूसरा है फील्ड डिचेस सिस्टम, जिसके अंदर पर्टिकुलर डिचेस या हम कहेंगे नालियां, जो उसके ऊपर फील्ड के बीच में नालियां बनाई जाती हैं। ये तो फील्ड हम कह रहे हैं ओवरऑल फील्ड है, उसके बाहर की तरफ हम कह रहे हैं नालियां वगैरह हो जिससे अपनी एक्सेस वाटर निकल जाए। लेकिन फील्ड के बीच में डिचेस वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें क्या है, तब उसमें हम कहते हैं बेडिंग सिस्टम है। एक है पैरेलल डिच, पैरेलल फील्ड डिच, दूसरा है पैरेलल ओपन फील्ड डिच, और चौथा है ब्रॉड बेड एंड फर्रो सिस्टम। ठीक है, क्या है इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो मैंने आपको स्लोप लेस देन 2% हो तो उससे पहले फ्लैट कर देने को स्मूथिंग कहा, वो बताया। नेक्स्ट आपको बताया कि ये जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन दिया है कि भाई कंफ्यूजन हो रहा हो तो समझ लो कि सरफेस ड्रेनेज जो है वो 3 तरह का है, और उसमें से जो फ्लैट वाला पार्ट है उसमें 2 टाइप हैं, और उसमें से जो भी एक टाइप है उसके भी 4 टाइप हैं। फ्लो चार्ट के रूप में समझ लो, है ना। इन दोनों के पॉइंट के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेडिंग सिस्टम की बात करें तो बेडिंग का मतलब क्या है, देखो फोटो पहले देख लेते हैं कि बड़ा तो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर साइज का एक बेड बनाया है। बेड मतलब यहाँ पे क्रॉप्स लगेंगी और आसपास में डिचेस बनाती है, और डिचेस के थ्रू पानी जो निकल सकता है, जैसे हम कहते हैं बेडिंग सिस्टम, एक पर्टिकुलर बेड बना देना। तब करते हैं जब लेस देन 0.5% स्लोप होती है, स्लोप डज नॉट एक्सीड देन 0.5, तो 0.5% से कम होती है। ठीक है, तो मेन बातें बस यही है, बाकी आप चीजें इसमें पढ़ सकते हैं, ज्यादा मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा। बेडिंग सिस्टम के बाद है पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम। पैरेलल फील्ड का मतलब क्या, काफी सारी डिचेस बनाई जा रही हैं, वो सारी एक दूसरे के पैरेलल बनाई जा रही हैं, है ना। इस तरह का अगर हम ये हैं फार्मिंग की डायरेक्शन है तो कई सारी देखो हम देख रहे हैं डिचेस बनाई हैं जो आगे जाके एक मेन डिच से जुड़ जाएगी, तो हम बोलते हैं पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम। ओके, इसको दूसरी तरफ से दिखाया गया है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, देखो पैरेलल डिचेस बनाई गई हैं, ये डिच है और ये भी डिच है ना। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बारे में कुछ बताया गया है कि मोस्ट इफेक्टिव सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है। याद कर लेना कि मोस्ट इफेक्टिव किसको बोला है, पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम को बोला है, बाकी चीजें आप पढ़ ले में। नेक्स्ट है पैरेलल ओपन फील्ड डिच सिस्टम, ये याद रखना। उसमें ओपन वर्ड नहीं था इससे पहले वाला जो टाइप पढ़ा हमने, उसमें ओपन मेंशन करने का मतलब क्या है कि यहाँ जो डिचेस बनाई जाती है वो ज्यादा गहरी होती हैं, तो डीपर एंड स्टीपर होती हैं, ज्यादा गहरी होती हैं और ढलान वाली होती हैं। तो इस चीज को याद रखना है, इसे हम डाइवर्जेंट डिच सिस्टम भी कहते हैं। और काम की बात, ये पीट और मक सॉइल में काम में लेते हैं, और काम की बात ये है कि ये सरफेस और सब सरफेस सिस्टम का मिला जुला रूप है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा गहरी, हम कह रहे हैं डिचेस बनाई जा रही है, तो उसका मतलब वो सब सरफेस के अंदर मेंशन कर सकते हैं उसको। तो ये सरफेस और सब सरफेस का मिला जुला रूप बताया जाता है ओपन डिच सिस्टम। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, ये है बस इस चीज का कोई अलग से कोई डायग्राम नहीं है, बस यही है कि
गहरी डिचेस होती हैं, इतना मेंशन किया जाता है बुक्स के अंदर, तो ये मैंने आपको मेंशन करते हुए बताया। नेक्स्ट है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ब्रॉड बेड नाम तो समझ आता है, जैसे कि हमने बेडिंग कहा था, तो बेडिंग में मैंने बोल दिया था कि बड़े से होते हैं बेड्स, नहीं। अब वहां तो जैसे मैंने कहा ना, करेक्ट करके बोला कि कोई पर्टिकुलर साइज के, लेकिन जब बहुत बड़े हम कह सकते हैं पर्टिकुलर इस तरह की हम कहें बेड बनाए जाएं जो कि लगते हैं 1.5 मीटर के, है ना, इस तरह के 1.5 से 2 मीटर चौड़े हम कहें बेड्स बनाए हैं, और साथ में दोनों तरफ उसके फर्रोज बनाए। काम की बात तो यही है, ये जो फर्रोज हैं तो उन उस मिले जुले रूप को हम कहते हैं ब्रॉड बेड एंड फर्रो सिस्टम। फर्रोज का मतलब समझते हैं, जो नीचे की तरफ इस तरह की जो हम देख रहे हैं खांच बनाई गई है जिसमें से पानी जा सकता है, तो उसे हम बोला है फर्रो सिस्टम। बीबीएफ कहते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में इस तरह का काम में लेते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं सैंडी लोम सॉइल में फर्रो इरिगेशन है, तो इस तरह का हम देखते हैं सिस्टम काम में लिया जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए किसके, वापस आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना हो रहा हो आपको। हाँ, सरफेस ड्रेनेज पढ़ रहे थे, उसमें से 3 टाइप्स थे, उसमें से पहले टाइप के 2 टाइप थे, उसमें दो टाइप में से एक टाइप के 4 टाइप थे, वो भी पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं इंटरसेप्शन और रैंडम सिस्टम के बारे में, राइट। तो देखिए, इंटरसेप्शन एक तरह से बस यही बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर अगर ढलान वाली जगह है, तो उस कंडीशन में कहीं आपने रुकावट डाल रखी है और उसके अंदर कोई पाइप लगा है जो कि पानी निकाल सकता है, तो ये पूरी पर्टिकुलर जो ढलान वाली जगह है जहाँ पे पानी मतलब ढलान वाली जगह है, उन जगहों के लिए काम में लेते हैं। तो इंटरसेप्शन ड्रेनेज आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्लोप ऑन अ ग्रेड टू द इंटरसेप्ट एंड remove of surface runoff to protect the area from the overland flow from the surrounding areas। तो ये ढलान से अगर जो पानी है वो दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा ना हो, तो उसके लिए हम एक तरह की रुकावट बना रहे हैं, और उस रुकावट में ऐसी स्ट्रक्चर है जो पानी को निकाल सकती है। कंटूर आपने जो सिस्टम पढ़ा होगा कि ढलान के ऊपर भी एक पर्टिकुलर फ्लैट जो एरिया बना देते हैं, हमारा टेरेस फार्मिंग वगैरह नाम देते हैं हम उस तरह से, तो उन चीजों वो सारी चीजें मुझे लगता है इससे रिलेट कर सकते हैं हम, वो इंटरसेप्शन सिस्टम के अंदर आता है। तो सब जब ढलान 2% से ज्यादा हो तो ऐसी चीजें हम काम में लेते हैं, तो इसको इंटरसेप्शन मेथड कहते हैं। इंटरसेप्शन का मतलब वही होता है शायद रुकावट डाल देना, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रैंडम सिस्टम की। कहीं भी अगर पानी भरा हुआ है, जैसे कि कुछ कुछ जगह में पानी का भराव दिख रहा है इस जगहों पर, तो इन सारों को एक लाइंस के साथ जोड़ दो, यानी पॉट होल्स जो भी हैं उनको कोई पर्टिकुलर लाइन से जोड़ते हुए, यानी एक रैंडम कुछ भी डिचेस बनाते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते 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 एक मेन डिच से जोड़ दो, उस नाली से पानी निकल जाए। तो इस तरह के सिस्टम को एक रैंडम सिस्टम कह दिया जाता है। तो ये तो सब बातें हुई सरफेस ड्रेनेज। अब बात करते हैं सब सरफेस। अब सब सरफेस के बाद टॉप टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद बायो ड्रेनेज आएगा, तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा। आई रियली अंडरस्टैंड सच थिंग्स, मुझे पता है, तो मुझे पॉज कर लें, थोड़ा इधर उधर घूम आए तो ठीक है। थोड़ी देर इंस्टाग्राम नहीं चलाएं, क्योंकि थोड़ी देर चलाएंगे तो मैं चुप ही रह जाऊंगा यहाँ पे लेकिन खैर, कुल मिला के बस आपका ध्यान डाइवर्ट करके वापस यहीं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब सरफेस ड्रेनेज अब क्या होता है देखते हैं। देखो, सब सरफेस का मतलब समझ आता है सरफेस के नीचे की तरफ जो हम ऐसा सिस्टम लगाएं जो पानी निकाल देगा, उसे हम कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। अब इसके अंदर क्या है, इसे हम ग्राउंड वाटर ड्रेनेज भी कहते हैं। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई थिंक इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि मिट्टी जो है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ऊपर जो पानी रुका वो जल्दी से कंडक्ट होते हुए नीचे जाए, और नीचे हमने पाइप लगा रखे हैं जिससे पानी निकल जाए, है ना। इस तरह के मान लेते हैं ये मिट्टी जो है कंडक्टिव अच्छी कंडक्शन रख रही है पानी का, सारा पानी इन पाइप्स में जाएगा, इन पाइप्स के थ्रू होते हुए बाहर आ सकता है। ओके, तो इसे सब सरफेस ड्रेनेज के रूप में समझते हैं। आप इसे पढ़ें, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। 5 टाइप होते हैं पाइप, जिसे टाइल ड्रेनेज भी कहते हैं। टाइल ड्रेनेज पाइप ड्रेनेज एक ही है, याद रखना ना, अलग नहीं है। पाइप ड्रेनेज को ही टाइल ड्रेनेज कहते हैं, और यही आपको जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ शुरू में, ये एक तरह का टाइल ड्रेनेज ही है, यानी जिसके अंदर आपने पाइप लगा देने हैं नीचे अंडरग्राउंड में, परफोरेटेड पाइप हो जो जिसमें आसानी से मिट्टी से पानी पाइप्स में चला जाए, पाइप्स के थ्रू बाहर आ जाए। दूसरा है ड्रेनेज वेल, तीसरा है मोल ड्रेनेज, चौथा है ओपन डीप ड्रेनेज, और पांचवा है डीप बरिड ड्रेनेज। ओके, वन बाय वन बात करें तो पहला था ये पाइप और टाइल ड्रेनेज, पाइप और यहाँ टाइल मेंशन नहीं हुआ, टाइल ड्रेनेज। तो क्या है इसमें, देख सकते हैं इस तरह से डायग्राम तो आप समझ ही गए थे। ये एक और डायग्राम भी बताया गया है कहीं, इस तरह से पानी जो है पाइप्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि इस मिट्टी की कंडक्टिविटी अच्छी होगी कहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें ड्रेनेज वेल, ओ ज्यादा कुछ मैंने यहाँ डिटेल्स रिटर्न में लिखी नहीं है, आई थिंक आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। आपके सामने आई होप एक आई होप आपके सामने एक रिटर्न में इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी पाइप ड्रेनेज के ऊपर, तो आप उसे नोट कर लें, आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। दूसरा टॉपिक अगर देखें ड्रेनेज वेल के बारे में, ड्रेनेज वेल क्या है, एक तरह का कुआं है भाई, वर्टिकल ड्रेनेज है एक तरह का, मान लेते हैं ये कंप्लीट कुआं है जिसके अंदर पानी
इकट्ठा हो सकता है, तो वो उसे वर्टिकल ड्रेनेज कह देते हैं। ड्रेनेज वेल कह रहे हैं, नाम से समझ आता है। वाटर टेबल कैन ऑल्सो बी लोवर्ड बाय द ड्रेनेज लेवल्स, अ डीप एंड यूनिफॉर्म सॉइल विदाउट इम्परवियस लेयर। हाँ, इसके अंदर कोई इंटरसेप्शन या हम कहें रुकावट नहीं होनी चाहिए, पानी चुपचाप नीचे चला जाना चाहिए ना, तो इस तरह से इसे ग्रेविटी वेल भी कह दिया जाता है। और इस तरह के अंदर कुल मिला के कुआं है जिसके अंदर पानी चला जाए तो उसे ड्रेनेज वेल कह दिया जाता है ना, कि भाई इसकी जहां पर भी पानी रुकता है उसके आसपास कुआं बना दिया जाए, तो उस कुएं में अगर मिट्टी की कंडक्टिविटी अच्छी है तो वो पानी रिसता हुआ उस कुएं के अंदर चला जाएगा, उसे ड्रेनेज वेल कह सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोल ड्रेनेज, जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को दिमाग में। तो मोल ड्रेनेज क्या होता है? देखिए, मोल प्लॉ होता है एक इस तरह का, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई गई है ट्रैक्टर से जुड़ी हुई। ये स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर है जो जमीन के अंदर क्या होती है, मूव करती है। ये ट्रैक्टर जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये एक बुलेट जो यहाँ दिख रही है आपको, बुलेट शेप स्ट्रक्चर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, देख सकते हैं इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम मोल बोलते हैं। और ये ट्रैक्टर जब चलता जा रहा है तो ऊपर से तो लग रहा है कि छोटा सा छेद बन रहा है, लेकिन नीचे की तरफ गहराई में थोड़ा सा मोटा जो है हम देखेंगे छेद बनता, मतलब जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो इस तरह की ड्रेनेज क्रिएट करना ही मोल ड्रेनेज कहलाता है। मोल वैसे एक जानवर होता है ना, तो उसी से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है मोल ड्रेनेज। तो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाओ और वो सिलेंड्रिकल चैनल्स के बनाता है। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल का समझते हैं, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है जमीन में, उसे हम मोल ड्रेनेज कहते हैं। आई होप दिमाग में कुछ बन चुका होगा। ये डिपेंड करता है इनहेरेंट स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल गिव्स स्टेबिलिटी टू द मोल ड्रेनेज। मतलब मिट्टी खुद ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसमें अगर इस तरह का पाइप बना है, पाइप का मतलब समझ गए, एक ऐसा सिलेंड्रिकल ड्रेनेज क्रिएट हुआ है ना, उसके अंदर बीच में से बुलेट निकली, तो बुलेट जब बीच में से निकल जाएगी उस मिट्टी के अंदर, तो वहां जो जगह बन जाएगी वो जगह वापस कोलैप्स नहीं हो जानी चाहिए। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्ले फॉर्म की होनी चाहिए। क्ले मतलब हैवी सॉइल होनी चाहिए, मतलब समझते हैं, है ना। मिट्टी वाइट प्लास्टिक होनी चाहिए, जैसा शेप में रखा वैसे ही रह गई। तो उसके बीच में से बुलेट निकली, ट्रैक्टर से बंधी हुई बुलेट अगर निकली, मोल निकला, मोल प्लॉ जैसे हम कह सकते हैं, मोल प्लॉ जब निकलेगा तो याद रखना इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वापस कोलैप्स ना हो, तो वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्ले टाइप होनी चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है, मतलब सॉइल की स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनहेरेंट सॉइल की। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि देयर इज नो लाइनिंग मटेरियल एंड द इनहेरेंट स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल गिव्स स्टेबिलिटी टू द मोल्ड ड्रेन। मोल्ड ड्रेन है उसे स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, मिट्टी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब मिट्टी का खुद का एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं हिस्सा, यानी हम कहें क्ले फॉर्म होनी चाहिए उसकी। ओके, और चीजें आप पढ़ सकते हैं कि जब ये पाइप बन जाए तो उसके अंदर पाइप मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो उसमें पाइप डाल सकते हैं, और इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। और ये जो लेआउट्स बनते हैं ये कई तरह के टाइप्स के होते हैं। इसमें एक फेमस नाम है हेरिंग बोन सिस्टम। हेरिंग बोन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, ये ट्रैक्टर मान लेते हैं मेन यहाँ से चला था, और इस तरह के भी यहाँ अपने लाइंस बना दी हैं। तो जहां जहां भी पानी होगा वहां इन लाइंस के थ्रू इस मेन लाइन में आ जाएगा। ओके, और भी अलग टाइप, एक रैंडम पैटर्न भी हो सकता है, पैरेलल पैटर्न भी हो सकता है, डबल मेन पैटर्न भी हो सकता है, तो इसके अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। तो लास्ट में हम कहेंगे कि ये मोल प्लॉ होता है, वंस मेड, एक बार बना दिया तो 3 से 5 साल चल जाएगा। काम की बात ये है कि इसे हम काम में लेते हैं क्ले सॉइल के अंदर, याद रखना, क्ले सॉइल के अंदर। ओके, चौथा पांचवा पॉइंट ज्यादा क्लेरिफाइड नहीं कर पाऊंगा मैं आपको कि ये डीप ओपन डीप ड्रेनेज का मतलब बस यही है कि डीप ओपन ड्रेनेज आर मेड इन विच वाटर इज कलेक्टेड बाय सीपेज विच इज ड्रेन आउट फ्रॉम द फील्ड। और बरीड ड्रेन क्या है, ड्रेनेज ड्रेनिंग चैनल इज मेड बिलो द ग्राउंड सरफेस आफ्टर मेकिंग इट, ड्रेन्स आर फिल्ड विद टाइल्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये भी वही बात है कि जो टाइल ड्रेनेज था तो काइंड ऑफ उसी चीज को हम देखते हैं बरीड ड्रेनेज के रूप में बताया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है मैं कहूंगा आप अवॉइड कर सकते हैं, ये ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 जो शुरुआत के पॉइंट थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया जो कि था ड्रेनेज। अब बात कर लेते हैं बायो ड्रेनेज के बारे में। बायो ड्रेनेज का मतलब, बायो मतलब कुछ जीव इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म पूछी जा सकती है कि बायो ड्रेनेज में एब्जॉर्प्शन भी इन्वॉल्व है, ट्रांसलोकेशन भी इन्वॉल्व है, ट्रांसपायरेशन भी इन्वॉल्व है। पौधा पानी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व है, इस पानी को ऊपर की तरफ भेजेगा तो ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व है, और ऊपर जाने के बाद पानी को टाटा बाय बाय कह देगा तो यानी ट्रांसपायरेशन करेगा, तो उसे हम कह सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस मिला के हम बोलेंगे बायो ड्रेनेज। ठीक है, तो बायो ड्रेनेज क्या होता है अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अब बायो ड्रेनेज के लिए कुछ फोटो दिखाई है, बायो ड्रेनेज कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर पानी ज्यादा रुकता है तो ये पेड़ है, कहते हैं हमें हमें बताओ भाई साहब, हम उड़ा देंगे पानी, नीचे से पानी कंज्यूम कर करके उड़ा देंगे। स्पेसिफिकली कौन से पेड़ हैं जो काम में लिए जा सकते हैं, तो याद रखना यूकेलिप्टस,
यूकैलिप्टस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बायो ड्रेनेज का प्रोसेस क्या है समझ रहे हैं आप? बस पानी को 3 चीजों से, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपायरेशन। शॉर्ट रोटेशन फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज काम में ली जाती हैं, जैसे कि यूकैलिप्टस। और कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है ये? कंजप्टिव वाटर यूज बाय प्लांट। प्लांट अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी लेगा, है ना। यूकैलिप्टस से ऐसी कोई डील नहीं की हमने भाई, लेकिन यूकैलिप्टस कहता है मेरे को तो वैसे भी पानी बहुत कंज्यूम करना है, तो कंजप्टिव यूज उसका बहुत ज्यादा है पानी का, तो वो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करेगा। जिस जगह से करेगा वहां का पानी लेगा, तो ट्रांसपायरेशन भी करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस चीज को देखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना कि पंपिंग ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर बाय डीप रूटेड प्लांट यूजिंग देयर बायो एनर्जी। बायो एनर्जी मतलब पेड़ों की एनर्जी काम में लेते हुए हम ड्रेनेज कर रहे हैं, इसलिए बायो एनर्जी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन काम में लेते हैं। अदर स्पीसीज भी होती हैं, केजुराइना, टर्मिनेलिया, पोंगामिया पेन्नाटा, है ना, और सिजियम क्यूमिनी। इस तरह के पेड़ भी काम में लिए जाते हैं। लिमिटेशंस भी हैं इसकी कि सैलिनिटी वाली जगहों पे दिक्कत हो सकती है इसी चीज में। टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ता है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस ऐसा नहीं है कि पानी लो, पानी लेके निकल पड़ूंगा, नहीं। यूकैलिप्टस के आसपास हम देखते हैं क्रॉप्स भी जल्दी से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उस मिट्टी में सॉरी, हम देखते हैं कुछ एक्सट्रैक्टेंट निकलते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। ओके, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक इजीली कवर कर सकते हैं। लास्ट के जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एडवाइस दूंगा मुझे पॉज करके अपने आप पढ़ लो, समझ आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेइजेशन बता रहा था मैं आपको, ग्रे कलर का सॉइल प्रोफाइल बन जाना, ग्रीनिश या ब्लूइश कलर का, ग्रे कलर का प्रोफाइल बन जाना, इसे हम कहते हैं ग्लेइजेशन, है ना। आपको याद हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुई तो मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ ये तस्वीर। ये रही सॉइल प्रोफाइल, अगर डार्क ग्रे कलर का, ब्लूइश ग्रीन कलर का ऐसा बन रहा है तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लेइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लेइजेशन, और इस तरह की प्रोफाइल को ग्ले प्रोफाइल कह सकते हैं ना। रशियन टर्म है ये एक, चलो याद रखना। ये सॉइल साइंस के अंदर हम अच्छे से पढ़ते हैं, बट अभी इस पे फोकस नहीं करते। अभी बात करते हैं एक्सेस सॉल्ट जो है वो लीचिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता है ड्रेनेज के बहाने। लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाई लीचिंग का नाम लिया है तो लीचिंग रिक्वायरमेंट भी मेंशन कर दिया मैंने। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अप्लाइड वाटर, अप्लाइड वाटर की जगह लिख सकते हो इरिगेशन वाटर, अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेनेज वाटर। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन फॉर्मुलेस को अच्छे से याद रखना। एल आर इज इक्वल्स टू ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन में ईसी ऑफ ड्रेनेज वाटर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। डीडब्ल्यू, हाँ, ये डेप्थ ऑफ, देखो ये भी बात याद रखना, ईसी का जो फॉर्मूला है और डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो उल्टे हैं एक दूसरे के। यहाँ ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर है, यहाँ हम देख रहे हैं डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर नीचे आ रहा है, एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला भी याद रखना है और सेपरेट बातें भी याद रखना है कि डेप्थ की बात चले, डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, इस तरह से मेंशन करेंगे तो ये फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ऊपर इरिगेशन वाटर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज, आटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि सलाइन सॉइल्स वगैरह में होती है। वाटरशेड जो है एक तरह के ड्रेनेज बेसिन कैचमेंट एरिया का ही सिनोनिम होता है। तो ड्रेनेज जहां जहां वर्ड काम में लिया जा सकता है उसके आसपास की सभी बातों को मैंने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं कि राइस जो है वो एरेनकाइमेटस टिश्यूज जो है, अच्छा राइस के पास तो वो एरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, इसकी वजह से वो उस पानी में ग्रोथ कर पाता है। समझ आती है आपको ये बात? ये राइस जो है क्यों वो वाटर लॉग कंडीशन में ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, उसके पास ऐसा मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू वो पानी में के अंदर भी हम देख सकते हैं पर्टिकुलर ऐसे टिश्यूज की वजह से, एरेनकाइमेटस टिश्यूज की वजह से ग्रोथ कर पाता है। और अगर हम बात करें अंडर वाटर कंडीशंस के अंदर, एरेनकाइमेटस टिश्यूज जो है रूट सिस्टम में बढ़ते हैं, और जनरली दूसरे जो पौधे होते हैं उनके अंदर एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी बढ़ती है, increase in the roots of waterlogged plants, ठीक है। underwater conditions, permeability of roots decreases due to the shortening of the oxygen, ओके। और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण जो रूट्स हैं वो ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती हैं। फ्लडिंग इज मोर हार्मफुल ऑन सनी डेज देन क्लाउडी डेज, है ना। इनके एक्सप्लेनेशन से ज्यादा बेटर है आप इन सारी बातों को एक साथ अच्छे से याद कर लें, है ना। अब लास्ट का पार्ट मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि मुझे चुप करा के पढ़ लो, वही बात है, ओके। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ सामने मेंशन कर दिया है। रियली होप these points will be important for you। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लो ऑफ वाटर को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर ये वीडियो सीरीज भी खत्म हो जाएगी। इरिगेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और एग्रोनॉमी जीआरएफ, और साथ में
SRF एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।